हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सोशल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो भी सोशल साइंस के सोशल साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद वाला जो भावना जगा था दुनिया में, सबसे पहले यूरोप के लोगों के ही अंदर राष्ट्रवाद वाला भावना अंदर में जगा था, या राष्ट्रवाद वाला कीड़ा जो अंदर जगा था। सबसे पहले यूरोप के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद वाला क्या जगा था? कीड़ा जगा था। तो ये जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रवाद कहते किसको है। तो वहां पे राष्ट्रवाद लोगों के अंदर जागा क्यों, उसके साथ क्या हो रहा था, यूरोप में उसके साथ क्या हो रहा था, या वहां के जो शासक थे उसके साथ क्या क्या अन्याय कर रहे थे, या क्या अत्याचार कर रहे थे, क्या दुर्व्यवहार कर रहे थे, कि उन लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद का भावना जगा, जिसके लिए उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के वहां के शासक के साथ अलग अलग प्रकार का क्या किया था, युद्ध किया था। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। एक चीज हम लोग और जानते हैं कि अगर कोई भी युद्ध हुआ है ना, तो सबसे पहले वो युद्ध का पहले कारण जानना है कि ये कारण लगभग था क्या। तो सबसे बड़ा कारण आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ा कारण आपको मिलेगा जातिवाद। जातिवाद क्या? किसी विशेष प्रकार के धर्म को टारगेट करके अब उसको बेइज्जत करना, या उसको सम्मान नहीं देना, सम्मान नहीं देना, उसको अलग सा महसूस कराना। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाद। तो सबसे ज्यादा धर्म को लेके ही किसी भी देश में क्या हुआ है? युद्ध हुआ है। तो धर्म की ही वजह से युद्ध हुआ, सबसे बड़ा कारण। तो उस समय राष्ट्रवाद का वहां पे तब लोगों के अंदर भावना जगा, जिसके वजह से वहां पे लोगों ने किसका, वहां के शासक का खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो आंदोलन छिड़ने से पहले ऐसे ही मुंह बोले आंदोलन छिड़ दिया जाता है? नहीं, आंदोलन छिड़ने से पहले तो वहां पे कई घटनाएं हुआ। उन घटनाओं के बारे में जानते हैं, और कई वर्ड ऐसे हैं जिनको हम लोग समझते हैं कि इन वर्डों का मतलब होता क्या। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जो आपके सिलेबस में है वो भी बताएंगे, जो सिलेबस से बाहर है आपको वो भी बताएंगे। तो यूरोप से रिलेटेड हमसे जुड़े रहिए। यूरोप से रिलेटेड जब तक उसके बातों को, यूरोप के बातों को कंप्लीट नहीं कर लेंगे संपूर्ण रूप से, तब तक यूरोप से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है हमारा? यूरोप में राष्ट्रवाद। टॉपिक है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? यूरोप एक संघ वाला क्या है? महादेश है। ठीक है, यूरोप भी क्या है? कई देशों का ये क्या है? समूह है। यूरोप में फ्रांस है, जर्मनी है, परसा है, कई देश के 20-25-30 देश इसके भी अंदर शामिल है। ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अरब कंट्रीज, उसी तरह से ये भी यूरोप कंट्रीज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमको क्या मिलेगा जब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे? तो राष्ट्रवाद कहेंगे किसको? यूरोप तो हम लोग जान गए कि यूरोप कोई देश है। यूरोप तो हम लोग जान गए यूरोप कोई देश है। राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? तो राष्ट्रवाद वो भावना होता है जो अपने या देश के प्रति प्रेम या भावना को क्या करता, दिखाता है, उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे आपका समाज में आप ही के बगल में कोई आदमी रहता है, वो मार्केट में गया तो मार्केट में उसको किसी से लड़ाई हो गया। जब लड़ाई हो जाता, आप वहाँ पे जब मौजूद रहते हैं, आप उसको मतलब सहयोग करने लगते हैं। उसको मतलब अगर उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है तो आप उसको क्या बहुत बढ़िया से क्या करो, कोऑपरेट करो, बताओगे भी कि ये हमारा आदमी है। अगर ऐसा बस चले, आप इसको सपोर्ट भी करोगे कि सामने वाले को मारने के लिए। तो इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे मान लो समाज में अगर कोई लोग, बगल में कोई लोग रहता, तो उसके प्रति प्रेम और उसके प्रति एकता। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए हम लोग कहाँ बैठे रहते, घर में बैठे रहते, या युद्ध कहाँ पे होता, या जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलता पाकिस्तान में, जबकि हमको उससे जरा सा भी कोई मतलब फायदा नहीं मिलता है यहाँ पे लोगों को बैठे। ठीक है, 3 घंटा हमारा बर्बाद ही हो जाता है। तो क्रिकेट देखने के बाद जैसे ही हमारा देश इंडिया जीत जाता, तो उसके बाद देखो रिएक्शन क्या रहता है, कितना खुशियां मनाता। तो क्या इसको क्या कहेंगे हम लोग? राष्ट्र के प्रति हम लोगों को प्रेम है। राष्ट्र के प्रति क्या है? प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता तो हम लोग मतलब कोई भी जीत जाए उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो राष्ट्र के प्रति क्या होता है? विशेष प्रकार का प्रेम होता है, और उसी प्रेम को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन इसका लिखना चाहेंगे तो ऐसा भावना जो किसी देश या समाज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता और प्रेम का भावना रहेगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। आगे उसी में और भी कुछ सेंटेंस हम लोगों को दिखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं निरंकुशवाद और उदारवाद। निरंकुश का मतलब ये समझते हैं कि जनता के पक्ष में सरकार कुछ ना सोचे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? निरंकुश।
मतलब वो सिर्फ अपने लिए सोचे और अपने लोगों के लिए सोचे, बाकी जनता बाहर में जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, निरंकुश कहेंगे, तानाशाह। अगर आप प्रदर्शन करें तो आपके खिलाफ क्या करेगा, प्रशासन को धुलाई करने का क्या कर देगा, आदेश दे देगा, जैसे अपने भारत में लगातार चलते रहा। ठीक है। अगला है आपका उदारवाद। उदारवाद किसको कहते हैं? उदारवाद मतलब जो शासक, ऐसा शासक जो अपने प्रजा के लिए या अपने वोटरों के लिए बढ़िया बढ़िया क्या लाता है, बढ़िया बढ़िया नीति लाता है, बढ़िया बढ़िया उसमें कानून व्यवस्था लाता है जिसमें कि लोगों को फायदा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। तो इस टाइप के जो नेता रहते हैं कि अपने जनता को फायदा हो, उसको किसी तरह का तकलीफ ना हो, उसके जितने भी समस्या है उस समस्याओं को हम सॉल्व करें, तो ऐसे शासन व्यवस्था जो चलाएगा उसको हम लोग कहते हैं उदारवाद। अगला है इटली, और इटली का एकीकरण में किन किन का योगदान दिया था। ठीक है। इटली के एकीकरण में 3 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका था। इटली और जर्मनी का एकीकरण में 3 लोगों का मुख्य भूमिका था। बाकी इसमें शामिल कोई 3 लोगों की वजह से कोई देश आजाद नहीं हो सकता, बट यह है कि उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, लेकिन मुख्य रूप से जो जुड़े हुए थे यही लोग जुड़े हुए थे। जैसे मान ले सरकार जो बनाता है बहुत सारे दल मिलकर के बनाते, लेकिन चर्चा में अभी 2-4 लोग ही रहते, जैसे जो योगी जी रहते, अमित शाह रहते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो रहते। मतलब खास लोगों को दिखाया जाता कि जिसको लोग जानते या जिसने बहुत भयानक भूमिका निभाया। ठीक है। तो मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी, इन तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो मेजनी को जानेंगे हम लोग कि मेजनी है कौन, उसके बाद गेरिबाल्डी को जानेंगे कि गेरिबाल्डी है कौन, और हम लोग किसको, काउंट काबूर को जानेंगे कि काउंट काबूर है कौन। तो इन सभी के बारे में सबसे पहले इसका क्या जानेंगे, इसको जानेंगे कि ये है कौन, मेजनी कौन थे। मेजनी एक कूटनीतिज्ञ क्या थे, कूटनीतिज्ञ शास्त्र थे, या उसको शास्त्र का, कूटनीतिज्ञ वाला शास्त्र का क्या था, ज्ञान था। काउंट काबूर जो थे, वो काउंट काबूर किसी दूसरे के साथ में मिल करके उसने क्या किया था, मतलब साझेदारी करके उसने क्या किया था, एक सेना का तैयार किया था। ठीक है। सेना का तैयार करके उसने लास्ट में किसी ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या युद्ध छीड़ दिया था। गेरिबाल्डी एक पेशे से नाविक थे जो अपने मुंशी और अपने कर्मचारियों को जोड़ करके सेना तैयार किया था। ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग रूप से इटली और जर्मनी का एकीकरण के लिए अपना अपना योगदान दिया। तो कुछ आर्थिक भी सहायता, सभी चीज तन मन धन से क्या किया, सपोर्ट किया। अगर इन लोगों को किसी का मदद भी चाहिए था तो किसी का मदद लेने के लिए जाते भी थे। अलग अलग कंट्रियों से क्या करते थे ये लोग, दोस्ती करके उनसे अपना ताकत बढ़ाते थे। ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग, इन तीनों के बारे में कल जानेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बनाना नहीं चाहते, छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि वीडियो थोड़ा चल सके। इसीलिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह का वीडियो लगातार मिलते रहे। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो आप कमेंट से करोगे तो हम उस टॉपिक पे विशेष प्रकार से क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसके बारे में जानने के लिए, मेजनी, गेरिबाल्डी और काउंट काबूर के बारे में। ठीक है। हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोशल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो भी सोशल साइंस के सोशल साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री, और हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। राष्ट्रवाद वाला जो भावना जगा था दुनिया में, सबसे पहले यूरोप के लोगों के ही अंदर राष्ट्रवाद वाला भावना अंदर में जगा था, या राष्ट्रवाद वाला कीड़ा जो अंदर जगा था, सबसे पहले यूरोप के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद वाला क्या जगा था, कीड़ा जगा था। तो ये जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रवाद कहते किसको है। तो वहां पे राष्ट्रवाद लोगों के अंदर जागा क्यों, उसके साथ क्या हो रहा था, यूरोप में उसके साथ क्या हो रहा था, या वहाँ के जो शासक थे उसके साथ क्या क्या अन्याय कर रहे थे, या क्या अत्याचार कर रहे थे, क्या दुर्व्यवहार कर रहे थे, कि उन लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद का भावना जगा, जिसके लिए उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के वहाँ के शासक के साथ अलग अलग प्रकार का क्या किया था, युद्ध किया था। ठीक है। तो हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। एक चीज हम लोग और जानते हैं कि अगर कोई भी युद्ध हुआ है ना, तो सबसे पहले वो युद्ध का पहले कारण जानना है कि ये कारण लगभग था क्या। तो सबसे बड़ा कारण आपको क्या मिलेगा,
सबसे बड़ा कारण आपको मिलेगा जातिवाद। जातिवाद क्या, किसी विशेष प्रकार के धर्म को टारगेट करके अब उसको बेइज्जत करना या उसको सम्मान नहीं देना, सम्मान नहीं देना, उसको अलग सा महसूस कराना, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाद। तो सबसे ज्यादा धर्म को लेके ही किसी भी देश में क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, तो धर्म की ही वजह से युद्ध हुआ, सबसे बड़ा कारण। तो उस समय राष्ट्रवाद का वहां पे तब लोगों के अंदर भावना जगा, जिसके वजह से वहां पे लोगों ने किसका, वहां के शासक का खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो आंदोलन छिड़ने से पहले ऐसे ही मुंह बोले आंदोलन छिड़ दिया जाता है, नहीं, आंदोलन छिड़ने से पहले तो वहां पे कई घटनाएं हुआ, उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। और कई वर्ड ऐसे हैं जिनको हम लोग समझते हैं कि इन वर्डों का मतलब होता क्या, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जो आपके सिलेबस में है वो भी बताएंगे, जो सिलेबस से बाहर है आपको वो भी बताएंगे। तो यूरोप से रिलेटेड हमसे जुड़े रहिए, यूरोप से रिलेटेड जब तक उसके बातों को, यूरोप के बातों को कंप्लीट नहीं कर लेंगे संपूर्ण रूप से, तब तक यूरोप से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद। टॉपिक है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है, यूरोप एक संघ वाला क्या है, महादेश है, ठीक है। यूरोप भी क्या है, कई देशों का ये क्या है, समूह है। यूरोप में फ्रांस है, जर्मनी है, परसा है, कई देश इसके 20-25-30 देश इसके भी अंदर शामिल है, ठीक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अरब कंट्रीज, उसी तरह से ये भी यूरोप कंट्रीज है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या मिलेगा, जब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो राष्ट्रवाद कहेंगे किसको। यूरोप तो हम लोग जान गए कि यूरोप कोई देश है, यूरोप तो हम लोग जान गए यूरोप कोई देश है। राष्ट्रवाद किसको कहेंगे, तो राष्ट्रवाद वो भावना होता है जो अपने या देश के प्रति प्रेम या भावना को क्या करता, दिखाता है, उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे आपका समाज में आप ही के बगल में कोई आदमी रहता है, वो मार्केट में गया तो मार्केट में उसको किसी से लड़ाई हो गया। जब लड़ाई हो जाता, आप वहाँ पे जब मौजूद रहते हैं, आप उसको मतलब सहयोग करने लगते हैं उसको, मतलब अगर उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है तो आप उसको क्या बहुत बढ़िया से क्या करो, कोऑपरेट करो, बताओगे भी कि ये हमारा आदमी है। अगर ऐसा बस चले आप इसको सपोर्ट भी करोगे कि सामने वाले को मारने के लिए। तो इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे मान लो समाज में अगर कोई लोग, बगल में कोई लोग रहता तो उसके प्रति प्रेम और उसके प्रति एकता, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग कहाँ बैठे रहते, घर में बैठे रहते, या युद्ध कहाँ पे होता, या जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलता पाकिस्तान में, जबकि हमको उससे जरा सा भी कोई मतलब फायदा नहीं मिलता है यहाँ पे लोगों को बैठे, ठीक है। 3 घंटा हमारा बर्बाद ही हो जाता है। तो क्रिकेट देखने के बाद जैसे ही हमारा देश इंडिया जीत जाता, तो उसके बाद देखो रिएक्शन क्या रहता है, कितना खुशियां मनाता है। तो क्या इसको क्या कहेंगे हम लोग, राष्ट्र के प्रति हम लोगों को प्रेम है, राष्ट्र के प्रति क्या है, प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता तो हम लोग मतलब कोई भी जीत जाए उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। तो राष्ट्र के प्रति क्या होता है, विशेष प्रकार का प्रेम होता है, और उसी प्रेम को क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन इसका लिखना चाहेंगे तो ऐसा भावना जो किसी देश और समाज, देश या समाज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता और प्रेम का भावना रहेगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। आगे उसी में और भी कुछ सेंटेंस हम लोगों को दिखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं निरंकुशवाद और उदारवाद। निरंकुश का मतलब ये समझते हैं कि जनता के पक्ष में सरकार कुछ ना सोचे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, निरंकुश। मतलब वो सिर्फ अपने लिए सोचे और अपने लोगों के लिए सोचे, बाकी जनता बाहर में जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, निरंकुश कहेंगे। तानाशाह, अगर आप प्रदर्शन करें तो आपके खिलाफ क्या करेगा, प्रशासन को धुलाई करने का क्या कर देगा, आदेश दे देगा, जैसे अपने भारत में लगातार चलते रहा, ठीक है। अगला है आपका उदारवाद। उदारवाद किसको कहते हैं, उदारवाद मतलब जो शासक, ऐसा शासक जो अपने प्रजा के लिए या अपने वोटरों के लिए बढ़िया बढ़िया क्या लाता है, बढ़िया बढ़िया नीति लाता है, बढ़िया बढ़िया उसमें कानून व्यवस्था लाता है जिसमें कि लोगों को फायदा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। तो इस टाइप के जो नेता रहते हैं कि अपने जनता को फायदा हो, उसको किसी तरह का तकलीफ ना हो, उसके जितने भी समस्या है उस समस्याओं को हम सॉल्व करें, तो ऐसे शासन व्यवस्था जो चलाएगा उसको हम लोग कहते हैं उदारवाद। अगला है इटली और इटली का एकीकरण में, इटली का एकीकरण में किन किन का योगदान दिया था, ठीक है। इटली के एकीकरण में 3 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका था। इटली और जर्मनी का एकीकरण में
3 लोगों का मुख्य भूमिका था। बाकी इसमें शामिल कोई 3 लोगों की वजह से कोई देश आजाद नहीं हो सकता, बट यह है कि उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, लेकिन मुख्य रूप से जो जुड़े हुए थे यही लोग जुड़े हुए थे। जैसे मान ले सरकार जो बनाता बहुत सारे दल मिलकर के बनाते, लेकिन चर्चा में अभी 2-4 लोग ही रहते, जैसे जो योगी जी रहते, अमित शाह रहते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो रहते। मतलब खास लोगों को दिखाया जाता कि जिसको लोग जानते या जिसने बहुत भयानक भूमिका निभाया। ठीक है, तो मेजनी, काउंट काबूर और गेरीबाल्टी, इन तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो मेजनी को जानेंगे हम लोग कि मेजनी है कौन, उसके बाद गेरीबाल्टी को जानेंगे कि गेरीबाल्टी है कौन, और हम लोग किसको काउंट काबूर को जानेंगे कि काउंट काबूर है कौन। तो इन सभी के बारे में सबसे पहले इसका क्या जानेंगे, इसको जानेंगे कि ये है कौन, मेजनी कौन थे। मेजनी एक कूटनीतिज्ञ क्या थे, कूटनीतिज्ञ शास्त्र या उसको शास्त्र का, कूटनीतिज्ञ वाला शास्त्र का क्या था, ज्ञान था। काउंट काबूर जो थे वो काउंट काबूर किसी दूसरे के साथ में मिल करके उसने क्या किया था, मतलब साझेदारी करके उसने क्या किया था, एक सेना का तैयार किया था। ठीक है, सेना का तैयार करके उसने लास्ट में किसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या युद्ध छिड़ दिया था। गेरीबाल्टी एक पेशे से नाविक थे जो अपने मुंशी और अपने कर्मचारियों को जोड़ करके सेना तैयार किया था। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग रूप से इटली और जर्मनी का एकीकरण के लिए अपना अपना योगदान दिया। तो कुछ आर्थिक भी सहायता, सभी चीज तन मन धन से क्या किया, सपोर्ट किया। अगर इन लोगों को किसी का मदद भी चाहिए था तो किसी का मदद लेने के लिए जाते भी थे। अलग अलग कंट्रियों से क्या करते थे ये लोग, दोस्ती करके उनसे अपना ताकत बढ़ाते थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग इन तीनों के बारे में कल जानेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बनाना नहीं चाहते, छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि वीडियो थोड़ा चल सके। इसीलिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह का वीडियो लगातार मिलते रहे। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो आप कमेंट से करोगे तो हम उस टॉपिक पे विशेष प्रकार से क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में जानने के लिए, मेजनी, गेरीबाल्टी और काउंट काबूर के बारे में। ठीक है।